जय हिंद दोस्तों, है ना। आज से हम लोग जो है एक नया सीरीज इतिहास का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है अच्छे से हम लोग इतिहास को देखेंगे। तो इतिहास में है कि भाई पहला प्राचीन भारत का इतिहास, फिर देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद एक आता है नेहरू युग, है ना। तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत से, है ना। मध्यकालीन, फिर आधुनिक, उसके बाद जो है नेहरू काल, फिर प्राचीन भारत देखेंगे अच्छे से, है ना। सबको अच्छे से देखेंगे। और जहाँ तक मैं सुना है ना, इतिहास को बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट बोला जाता है, सबको रटना पड़ता है ऐसे करके, है ना। लेकिन हम लोग एक नए तरीका से, है ना, एक नया वे से सीखेंगे और इतिहास को आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं। किसको? दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कहते हैं ना। तो दिल्ली सल्तनत मतलब क्या होता है? तो भैया मतलब ये जो प्राचीन भारत था और जो भी मतलब मध्यकालीन भारत में, है ना, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। तो मध्यकालीन भारत में क्या था कि अभी तक कोई दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। क्या? राजधानी, ठीक है। शासन में कोई दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। अब जो है आगे चल के क्या हो रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी शासक अब आएंगे वो दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, यहीं से शासन करेंगे, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। अब दिल्ली सल्तनत में एक चीज़ देखते हैं कि भाई कितने राजवंशों ने शासन किया। जैसे अभी देखिए, मतलब कभी देखते हैं भाजपा में, है ना, भाजपा वाले अभी भारत में, मतलब भाजपा वाले कभी शासन करते हैं कुछ 5 साल 10 साल, उसके बाद कभी कांग्रेस का सरकार आ गया, है ना, अलग अलग होता है ना, पहले भाजपा फिर कांग्रेस। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में भी अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। वो राजवंश कौन कौन से, उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें पहला आया था आपका दिल्ली में गुलाम वंश। कौन आया था? गुलाम वंश। इन लोगों ने शासन किया। उसके बाद अगला आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश, है ना। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। तीसरा आया था आपका तुगलक वंश। ठीक है जी, तीसरा वंश आया था तुगलक वंश। फिर चौथा आया था सैयद वंश। सैयद वंश। और आपका पांचवा आया था लोदी वंश। ये चिंता ना करें कि ये कैसे याद होगा करके, ये सब आराम से आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा। बस अभी सुनते रहिए, इसको जानते रहिए कि इस तरह से हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत में भैया हमारा पहला गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने, फिर लोदी वंश ने, है ना। ये 5 वंश ने शासन किया। इसके बाद क्या था, लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसको जो है मुगल बादशाह, है ना, किसने? बाबर ने। बाबर ने पराजित किया और एक यहाँ से दिल्ली में मुगल वंश का शुरुआत हो गया। क्या? मुगल वंश, ठीक है जी, मुगल वंश। मुगल वंश का शासन हो गया। तो पहले दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है जैसे है ना, बाबर ने पराजित किया तो मुगल वंश स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग मुगल वंश देखेंगे, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा, है ना। तो पहले क्या किया, दिल्ली सल्तनत पे सब वंश ने शासन किया, उसके बाद क्या आ जाएगा, मुगल वंश। इसमें बाबर, अकबर वगैरह सबको आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है ये चला था आपका, दिल्ली जो सल्तनत है ये 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से 1526। और 1526 में ही आपको बता दें बाबर ने, है ना, बाबर ने 1526 में पानीपत की युद्ध में, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इनको निपटा के जो है ना, पराजित करके बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था जी, ठीक है। तो हम लोग इतना जान गए कि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 तक चला था, है ना। तो इसमें दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश को देखेंगे, है ना। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम फिर खिलजी। तो पहला गुलाम वंश देखते हैं।
अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आएगा धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएगा, चिंता ना करें, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हमने पहला देखा गुलाम वंश, कि भाई ये गुलाम वंश कैसे, क्यों, कहाँ से कैसे आया, ठीक है। तो क्या था देखते हैं। भारत जो था, है ना, भारत भैया जो था, इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा भारत जो है बहुत ज़्यादा संपन्न था उस समय, ठीक है। ये 1206 के समय बता रहे हैं, 1200 का समय है। भारत बहुत ज़्यादा धन धान्य में एकदम से बहुत ज़्यादा संपन्न था। तो उस समय विदेशी लोग भारत में बार बार आक्रमण करते थे, धन संपदा लूटने के उद्देश्य से, है ना। तो उसी समय एक था विदेशी जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, ठीक है जी, ध्यान समझिए। मोहम्मद गौरी जो था, है ना, अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे लोग, मोहम्मद गौरी, है ना, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इन्होंने जो है भारत में आक्रमण किया, किसने, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, लूटने के ही उद्देश्य से, धन संपदा लूटने के उद्देश्य से। तो मोहम्मद गौरी जो है भारत में आक्रमण करते थे, किए। उस समय भारत में जो शासक कर रहे थे इस क्षेत्र में, है ना, वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसके बारे में आप लोग सीरियल वगैरह भी देखते हैं, है ना। तो भारत में शासन कर रहे थे उस समय पृथ्वीराज चौहान, और बगल में मतलब इसका ही मित्र था, पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, कौन था, जयचंद, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था जयचंद। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इस भारत क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है। जैसे ही आक्रमण किया, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इससे लड़ने आ गया, ठीक है जी, मोहम्मद गौरी से। इसके क्षेत्र में आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात ये लड़ेगा। अब ये अकेला नहीं था, साथ में अपने मित्र को भी, है ना, बगल में इसका मित्र रहता था जयचंद, उसको भी साथ में ले आता था, है ना। और दोनों मिलकर जो है मोहम्मद गौरी को एकदम से पराजित कर देते थे। मोहम्मद गौरी हार जाता था, भाग जाता था, है ना। तो मोहम्मद गौरी थोड़ी देर दिन के लिए शांत हो गया, बोला कि भाई थोड़ा समय देखते हैं आगे, है ना। तो क्या हुआ, इस बीच में ये जो जयचंद था, है ना, मतलब पृथ्वीराज चौहान का मित्र था जयचंद, जयचंद की एक बेटी थी, क्या थी, बेटी, ठीक है। ये जयचंद की बेटी को जो है पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा से प्यार मोहब्बत हो गया जी, ठीक है। इस बीच में अब ये इसकी बेटी थी जयचंद की, उसको पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत हो गया। तो इसने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, ऐसा ऐसा करके। पृथ्वीराज चौहान ने सब साफ साफ मना कर दिया कि सब फालतू बात है, ऐसा नहीं करना है, दुनियादारी ऐसा है ना, मेरा दोस्त है जयचंद, इस धोखा उखानी का लिस्ट से। अब लड़की क्या थी, एकदम जिद में अड़ गई कि नहीं भैया, मतलब नहीं करना है, मतलब करना है जो भी है इस टाइप से, है ना। अब ये बात है ना, पृथ्वीराज चौहान तो मना ही कर दिए थे, भागे थे, भाग यहाँ से चोटी ऐसे करके, है ना। तो अब ये लड़की मान नहीं रही थी। कुछ समय बाद ये बात जो है पृथ्वीराज चौहान और बेटी वाला बात जो है जयचंद को मालूम होता है। जयचंद एकदम से थोड़ा से गुस्सा टाइप होते हैं, अब दोस्त पे नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है करके, है ना। ये क्या करते हैं, अपने बेटी का विवाह आयोजित कर देते हैं, ठीक है। जयचंद जो है अपनी बेटी का विवाह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी, विवाह करने का तैयारी, ठीक है। इस बीच में ये इसकी लड़की जो है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को बोलती है चिट्ठी पत्री लिख के, है ना, कि मेरी मतलब जो है ना, शादी वादी तय हो गया है इस टाइप से, है ना, और आप अगर, ठीक है, मेरे से शादी नहीं करते हो तो मैं जो है सुसाइड कर लूँगी, मतलब मर जाऊँगी, ठीक है। अब लड़कियों का जान ही रहा है ना। अब पृथ्वीराज चौहान का दिमाग खराब हो गया, अरे साला अगर नहीं जाता हूँ, है ना, तो लड़की मर जाएगी, जाऊँगा तो दोस्त से हो जाएगा, थोड़ा सा दुश्मनी टाइप से, है ना, मतलब इनसे विवाद हो जाएगा। लेकिन बोला दोस्त तो मेरा है, बाद में समझा लूँगा, लड़की को बचाया जाए। पृथ्वीराज चौहान जो है आता है ना, लड़की को लेके चला जाता है, शादी कर लेता है। ये जैसे शादी कर लेता है, जयचंद जो है नाराज़ हो जाता है अपने बीच से। अब जयचंद की बेटी थी, पृथ्वीराज चौहान ने शादी करके ले गया, तो जयचंद एकदम से नाराज़ हो गया, एकदम से, है ना, कि साला मेरा दोस्त ऐसी टाइप से धोखाधड़ी दे। ये समझाने की बहुत कोशिश किया पृथ्वीराज चौहान, जयचंद समझ भी नहीं किया। अब उसी बीच में क्या हुआ, ये मोहम्मद गौरी फिर आक्रमण करने आ रहा था, इसको पता चल गया, है ना। जयचंद को अपने साथ में ला लिया, जयचंद भी मिल गया,
ठीक है। जयचंद जो है किसके साथ मिल गया, मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया और पृथ्वीराज से फिर लड़ाई हुआ भैया। अब ये जयचंद इसका मित्र जो है मोहम्मद गौरी से मिल गया और पृथ्वीराज से लड़ाई हुआ। ठीक है, इसमें जो है क्या था भाई, पृथ्वीराज बेचारा हार गया क्योंकि अपने उसका मित्र सभी सुरंगे अच्छे से है ना, उसका सब चीज़ जानता था राजवज, तो उस टाइप से मतलब उसको उसी दरवाजे से लेके जो भी है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी इधर शासन करने आ गया। ये समझा भी नहीं छोटा है ना, मेरी बेटी से शादी किया है दामाद मर जाए करके, बेटी विधवा हो जाए करके साथ दे दिया, मर गया भैया पृथ्वीराज चौहान। अब जयचंद को क्या लगा, जयचंद थोड़ा देर के लिए खुश था। ये जो है मोहम्मद गौरी क्या किया, ये जयचंद को भी निपटा दिया। अब देखो, पहले जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज उसके दोस्तों को निपटाया, अब जयचंद को भी निपटा के मोहम्मद गौरी इस क्षेत्र में बैठ गया। ठीक है जी। अब आगे कहानी क्या होता है, ये जो पृथ्वीराज का क्षेत्र, जयचंद का क्षेत्र जितना था मोहम्मद गौरी को मिल गया, भारत का है ना। इस लड़ाई में जो इस बीच में जो भी हो रहा था, पृथ्वीराज से लड़ाई, जयचंद की लड़ाई, तो इसमें देखिए मोहम्मद गौरी का भी एक बेटी थी। ठीक है जी। इस लड़ाई वड़ाई के चक्कर में उस समय मोहम्मद गौरी की एक बेटी थी, इसको भी जो है मोहम्मद गौरी के जो गुलाम था, गुलाम जी है ना, इसका ही गुलाम रहा होगा, कुछ सेना वनापति रख दिया होगा अच्छा से, उससे इसको प्यार हो गया। अब बताओ इसके जो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के गुलाम से मोहम्मद गौरी की बेटी को प्यार हो गया। अब ये सारा बात जो है इसकी बेटी जो है अपने पिताजी मोहम्मद गौरी को बोलते हैं कि है भाई मेरे को भी इससे है ना मोहब्बत हो गए है, हमारा शादी वादी करा दीजिए ऐसे करके। मोहम्मद गौरी फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, साला अभी मेरी बेटी को इससे शादी हो गई, मेरे गुलाम से ऐसे ऐसे करके है ना, तो नहीं मना वना कर देते हैं। फिर इसकी बेटी बोलती है देखिए अभी वही बेटी वेटी चक्कर में, प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में पूरा पृथ्वीराज चौहान जयचंद निपट गए। अब आप फिर ये शुरू मत कीजिए, ऐसे बोले मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी थोड़ा देर सोचा, अरे बोला तो सही बोल रही लड़की ऐसे करके। फिर बोलता ठीक है भाई। मोहम्मद गौरी क्या करता है, इस गुलाम से शादी वादी करा देता है। लेकिन एक सोचता है मोहम्मद गौरी कि मेरा जो गुलाम है साला उसका खुद खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है ना, मेरे ही सब चीज़ दिए हुए पे पल बढ़ रहा है, वो मेरी बेटी को रखेगा कहाँ, क्या करेगा, कैसे खिलाएगा। तो ये सोचता क्या है, मोहम्मद गौरी आया था अफगानिस्तान से, ये विदेशी था ना भाई, अफगानिस्तान से लड़ाई करने आया था भारत। तो सोचता है कि मेरा जो दामाद है ना, दामाद, उसको ये जो पृथ्वीराज चौहान जयचंद से जीता था भारत का क्षेत्र, इसको दे दूंगा है ना, और ये वापस चले जाता है अपना अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो अपने बेटी दामाद को ये जो है मोहम्मद गौरी दे देता है भारत का क्षेत्र। ठीक है जी, और चला जाता है अपना वापस अफगानिस्तान। तो देखिए यहीं से स्टार्ट होता है। इसका जो बेटी दामाद था जो दामाद का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। तो इसका जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब गुलाम था। देखिए ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। साथ में गुलाम वंश को ही बता देते हैं दास वंश भी कहा जाता है। क्या वंश कहा जाता है, दास वंश। और इसको ममलुक वंश भी कहा जाता है, ममलुक वंश। ठीक है जी। तो गुलाम वंश, दास वंश, ममलुक वंश, इस ये 3 वंश बोला जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आगे अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो भाई गुलाम वंश में जो पहला शासक आया उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल जो था, अब इसने जो शासन किया ये था 1206 से 1210 तक शासन किया। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कोई और शासन आ जाएगा है ना। ये जो पूरा गुलाम वंश था इसका समय अवधि था 1206 से 1290 तक चला है गुलाम वंश। टोटल ये गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक चला है। इसमें जो है 1206 से 1210 तक
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था गुलाम, इसलिए कभी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ठीक है जी। इसने सोचा कि भाई मैं खुद गुलाम हूं, है ना, तो क्या सुल्तान उपाधि, इसको अच्छा नहीं लगा, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसने एक सिंपल से बोला कि भाई मैं एक सलाहकार हूं, इसलिए इसने सिपह सलाहकार की उपाधि धारण किया। सिपह सलाहकार। ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सिपह सलाहकार और साथ में मलिक कहा, 2 ठो उपाधि धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, क्योंकि मैं खुद गुलाम हूँ कहा, है ना, बोला। और इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और अपने आप को सलाहकार के रूप में माना और कहा कि भाई मैं एक सिपह सलाहकार हूँ, इसका उपाधि धारण किया और मलिक का उपाधि धारण किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आगे देखिए, था बेचारा कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम, तो ये समझता था गुलामों की स्थिति, इसलिए इसने क्या किया, गरीबों के प्रति बहुत दयालु था। दया मतलब गरीबों के प्रति बहुत दयालु होने का, मतलब यहाँ की जो जनता था दिल्ली पे शासन करने लगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो दिल्ली की जनता इसको हातिम कहने लगे। हातिम। ठीक है। गरीबों के प्रति, खुद गरीब था ना बेचारा, एक है ना दास टाइप था, तो जब राजा बना तो ये गरीब के प्रति बहुत दया दिखाते थे, इसलिए गरीबों के प्रति दयालु होने के कारण इसको हातिम कहा गया। क्या कहा गया? हातिम। अब इसको लगा कि लोग मुझे हातिम बोल रहे हैं एकदम अच्छा से, है ना, तो थोड़ा सा इसने क्या किया, अब गरीबों को जो है दान देने लग गया। लाखों रुपए का दान देते थे, लाखों का दान देते थे। जब कोई राहगीर, है ना, इस टाइप से कुछ भी आता था इसके पास जो है दान वान के लिए, बेचारा कुछ मांगते थे तो ये लाखों रुपए का दान दे देते थे, है ना, गरीब दिन दुखियों को। इसलिए लोग इसको लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श बोले। ठीक है जी। लाखों का दान देते थे तो लाख बख्श बोला गया, है ना। अब गरीबों के प्रति दयालु थे इसलिए इसको हातिम कहा गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था मुसलमान, ये क्या किया आगे चल के, है ना, इसको पूरा कुरान याद था, पूरा जो है कुरान अच्छे से याद था। ठीक है। इसलिए लोग इसको कुरान खान कहे, कुरान खान। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक देखो, खुद को सुल्तान उपाधि धारण नहीं किया, सिपह सलाहकार और मलिक की उपाधि धारण किया। गरीबों के प्रति बहुत दयालु थे इसलिए हातिम कहा गया। लाखों का दान देते थे इसलिए लाख बख्श कहा गया। पूरा कुरान याद था इसलिए इसको कुरान खान कहा गया। अब क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक बोला कि भाई बहुत दिन हो गया दिल्ली में, है ना, दिल्ली में शासन कर रहे थे, दिल्ली को राजधानी बनाया, है ना, दिल्ली को नहीं बनाया, ये दिल्ली के पास जो है, मतलब भारत में लाहौर से उसको राजधानी बनाया था। लाहौर, पाकिस्तान जो अभी क्षेत्र में है ना, लाहौर को राजधानी बनाया था। ठीक है अपना। तो देखिए पूरा कुरान याद था तो इसको कुरान खान कहा गया। अब ये जो इस क्षेत्र में थे तो बोलता है कि भाई चलो कहीं घूमने उमने निकलते हैं करके, है ना, अपने मंत्री को बोलता है, ये भी अपना मंत्री रखा होगा, है ना, अपने मंत्री को बोलता है चलो घूमने। इन लोग निकल गए कहाँ घूमने? अजमेर चले गए। कहाँ? अजमेर। ठीक है भाई। अजमेर घूमने गए, वहाँ देखे सभी जगह भाई स्कूल दुनियादारी ये सब था, है ना, कहीं भी इन लोगों को अपना मस्जिद नहीं दिखाई दिया। ठीक है जी। तो वहाँ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अड़ गया कि भाई अभी यहाँ अजमेर में तुरंत एक स्कूल था, संस्कृत विद्यालय। ठीक है। अजमेर में टूटा फूटा था, उसको बोला कि अभी यहाँ अभी मस्जिद बनाओ तभी जाएंगे। अब इसका वो मंत्री बोलता है कि भैया अरे एकदम से, है ना, शासक जो है यहाँ रुक जाएगा तो फिर वहाँ मतलब राजधानी को कौन संभालेगा इस टाइप से। तो बोलते हैं ठीक है, अब अड़ी गए तो बनवाएंगे। अब यहाँ बनाएगा एकदम से, तो जल्दी बनवाना है तो 2.5 दिन में बनाएगा। क्या? 2.5 दिन में, 2.5 दिन में बनाएगा, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाएगा? तो अजमेर में बनाएगा, याद रखना, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया। ठीक है। और एक किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया अजमेर में। 2.5 दिन की झोपड़ा बनाया गया, यहाँ कुछ अपना कुरान वरान पढ़े, उसके बाद यहाँ से निकल गए अजमेर से। ठीक है भाई, देख लीजिए अजमेर में क्या बनवाते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद आगे निकल गए, कहाँ चले गए? ये आ गए अब दिल्ली। दिल्ली में भी इनका दिमाग ठनका, बोला कि भाई हमको यहाँ भी चाहिए। तो मंत्री बोलता है देखिए महाराज, इस बार
आप ये प्रण मत लीजिएगा कि जब तक बनेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं करके, है ना। मतलब यहाँ बोल दिए थे कि जब तक ये मस्जिद नहीं बनेगा हम वापस नहीं जाएंगे दिल्ली, बोल मतलब यहाँ लाहौर राजधानी। तब जल्दबाजी में 2.5 दिन का झोपड़ा टाइप बनवाया गया, है ना। और उसके बाद जो है वहाँ से निकले। तब यहाँ सेनापति बोलते हैं कि नहीं देखिए महाराज, यहाँ आप जो है दिल्ली में ठीक है बनवाएंगे, लेकिन कोई कसम वसम मत खाइएगा कि भाई जब तक बनेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं करके। तो यहाँ फिर दिल्ली में बनवाया गया, जिसका नाम था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो ठीक है, इसमें याद रखना। अगला था दिल्ली में किसके द्वारा, तो मतलब ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था क्या, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, तुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है जी। उसके बाद क्या था, अब दिल्ली में जैसे बनवाए, है ना, वहाँ से निकलने वाले थे तभी उसका एक जो है दास था वो आया, है ना, सैनिक, और इनको समाचार सुनाया। पहले उस समय जानते तो ना, घोड़ा वोड़ा में आता था कोई पर्ची वर्ची लेके, या सुनाते थे कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, चलिए जो भी है जैसे, है ना, ये समाचार है इस टाइप से। तो एक वैसी घोड़ा वोड़ा में आया चढ़ के, है ना, उसका सैनिक, और कहा कि महाराज एक बुरी खबर है। बोले, तो बोले क्या बुरी खबर है भाई। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका गुरु था, है ना, जिसका नाम था बख्तियार काकी। अब ये ना कुतुबुद्दीन ऐबक दास था बेचारा, है ना, इसका कोई अच्छा से कोई माता पिता था नहीं, तो अपने गुरु बख्तियार काकी को बहुत मानता था एकदम दिल से, है ना। तो बताया गया कि भाई आपका गुरु जो है बख्तियार काकी, उसका तबीयत ठीक नहीं है, चलिए करके। ये तुरंत भागे भागे इन लोग, है ना, कहाँ पहुँचते हैं, लाहौर पहुँचते हैं, मतलब लाहौर साइड जाते हैं जी। तभी पता चलता है गुरु का मृत्यु हो जाता है इनका, जो बख्तियार काकी है ना उनका, मतलब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उनका मृत्यु हो गया करके। तब अब बहुत ही सदमा पहुँचता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, भाई गुरु खत्म हो गया करके। अब अपने गुरु के ही याद में, बख्तियार काकी उसके गुरु की याद में इसने, है ना, दिल्ली में अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में क्या बनाया, कुतुब मीनार बनवाया। क्या, कुतुब मीनार। तो याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक में। किसने, किसके याद में, तो अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली में। ये कुतुब मीनार भी ना साला 5 मंजिला है। 5 मंजिला मतलब इस टाइप से घूम रहता है ना उसका, कि मतलब ये पहला फ्लोर, फिर दूसरा, फिर ऐसा तीसरा, चौथा, इस टाइप का, है ना। तो इस टाइप बनवाने के लिए बोल दिया दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवा सके। ठीक है जी। अब बन रहा था, अब इसका दिमाग बहुत ही ख़राब था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब बता दें, इसका सेनापति जो था उसका नाम था, इसका सेनापति जो था ना साथ में अब तक था, इसका नाम था, इसका देख गुरुजी का नाम क्या था, बख्तियार काकी, लेकिन इसका जो सेनापति है इसका नाम है, सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी नाम है। क्या नाम है, बख्तियार खिलजी। ठीक है जी, इसको याद रखना। इसके जो सेनापति है उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। अब देखा कि भाई इसका जो है ना और राजा थे, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो दिमाग बहुत ही ख़राब था गुरु के मतलब गुजर जाने पे, है ना। तो इसने क्या किया सेनापति ने कि भाई मेरे जो राजा है उसका दिमाग बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है करके इसका भी दिमाग ख़राब हो गया। ये साला गया कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में गया होगा कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए, देख रहा था, लेकिन दिमाग खराब था तो पूरा विश्वविद्यालय को जला के आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या था, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका सेनापति बख्तियार खिलजी दोनों मिलके चले गए अपना राजधानी लाहौर। कहाँ चले गए, लाहौर। ठीक है जी, राजधानी था लाहौर में। से राजधानी में इसके 2 कवि थे, 2 कवि थे, 2 कवि। ठीक है। एक का नाम था, अब इतना तो आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं आगे लिखने के लिए। एक का नाम था मिनहाज ए सिराज,
ठीक है जी। और दूसरा का नाम था हसन ए निजामी, हसन ए निजामी। ठीक है। अब क्या था, इन लोगों ने उस समय एकदम नया नया है ना अपना जो भी लेखन कृति था है ना वो लिख कर तैयार किए थे लोग, अपना नया नया जो भी कविता वगैरह था है ना। तो इसका एक मतलब पुस्तक था, तैयार किया था। तो ये जो हसन ए निजामी था इन्होंने लिखा था ताज उल नासरी किताब लिखा था। देखिए हसन जो थे उन्होंने ताजमहल जानते हो ना, तब ताज उल नासरी, ताज से याद रखना, हसन जो थे उन्होंने ताज उल नासरी, जबकि मिनहाज उस सिराज ने है तबकात ए नासरी, ए नासरी किताब लिखा था। दोनों बहुत अच्छा किताब लिखे थे। तो भाई आया यहाँ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बोला कि भाई बहुत दिमाग ख़राब है इनके, जो कवि लोगों को बोला, लेखक लोगों को है ना, कि भाई कुछ अच्छा लिखे उखे हो तो कुछ सुनाओ। तो इन्होंने, ये दोनों ने, मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा से एकदम किताब उताब लिखे हैं। तो बोला सुनाओ। फिर ये दोनों ने तबकात ए नासरी और ताजुल नासरी को अच्छे से पढ़ के सुनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिमाग थोड़ा ठीक लग गया, अच्छा लगा थोड़ा सा है ना। इसके गुरु के याद में जो बहुत दिमाग ख़राब था इनका है ना, परेशान हो गए थे, वो थोड़ा सा अच्छा लगा इन लोगों का किताब सुन के। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब थोड़ा अच्छा लगा तो अपने सेनापति को बोले कि चलो भाई चलते हैं, कहाँ, पोलो खेलने चले गए इन लोग लाहौर में। पोलो, वो जो घोड़े में जो खेलते हैं ना पोलो, जिसको चौगाना बोलते हैं, घोड़ा में जो भाई बैठ के जो मारते हैं ना बॉल को ऐसे करके है ना, उसको पोलो बोलते हैं। तो पोलो चौगाना खेल रहे थे। इसी समय घोड़ा जो है अचानक से है ना थोड़ा अच्छा से कूद दिया है ना। तो क्या हुआ, घोड़ा कूदने से मतलब ये जो है घोड़ा से गिर गए। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा से गिर गए, और घोड़ा जो है इसको क्या किया, पैर से मार दिया, मतलब घोड़ा खून दिया है ना। तो घोड़ा खून देने से इसका जो है मृत्यु हो गया। ठीक है भाई, किसका मृत्यु हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। समय था 1210 में। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में घोड़ा खून देने से इसका मृत्यु हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी यहीं लाहौर में है, लाहौर में है। कहाँ है, लाहौर में। ठीक है। पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। अब इसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हुआ गुलाम वंश का, पहला शासन किए ना, इसलिए इसको संस्थापक भी बोलेंगे। ठीक है। इनका इसके बाद जो है, अच्छा ये जो मर गए ना, अपने गुरु की याद में इन्होंने क्या बनवा रहे थे, ये जो है कुतुब मीनार। हमने बताया आपको कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला है। तो ये जब इनका मृत्यु हुआ है ना, पोलो चौगाना खेलते उस समय जो है ये जो कुतुब मीनार 3 मंजिल तक ही बना था। कितना, 3 मंजिल ही बना था, बाकी 2 मंजिल। बाद में इसके बाद जो भी शासक आएंगे है ना, कैसे फिर इसको आगे जो है बनवाते हैं, क्या करते हैं, इसको आगे लेक्चर में अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए इसको यहाँ तक रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और एक दिन में थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए।